बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे। चलिए जी फटाफट से टॉपिक हमारे पास चल रहा था और लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ चुका है। बेटा टॉपिक कौन सा था? डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। तो डेप्रीसिएशन में मैंने बड़े सारे मेथड्स आपके साथ कवर कर लिए। एसेट को राइट ऑफ करना है तो बड़े सारे तरीकों से आप कर सकते हो। जैसे कौन कौन से थे? हमने एसएलएम पढ़ लिया, हमने डब्ल्यूडीवी पढ़ा, और मैंने कहा इसके अलावा भी बड़े सारे और मेथड्स हैं। सर ये और मेथड्स कौन कौन से हैं? मशीन आर रेट मेथड, बोलो बेटा। उसके अलावा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड किया हमने। एक मैंने और कर लिया था कल, डिप्लीशन मेथड। ठीक, दो मेथड बचे हुए छोटे छोटे से, वो करना है मुझे। और उसके बाद AS10 बोल रहा है कि अगर मेथड ही चेंज कर दो तो काम कैसे करेंगे, यानी चेंज इन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन। तो चलिए लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक ओनली, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। सुनिए, मैंने कई प्रकार के चेंज बताए आपको। बताना कौन कौन से चेंजेस की बात की थी हमने, बोलो बेटा। चेंज इन हिस्टोरिकल कॉस्ट, याद आया कि नहीं आया? क्या था इसमें? एसेट की कॉस्ट ही चेंज हो गई। क्यों हो गई थी? क्यों हो गई थी? सर कोई एरर रही होगी, फॉरेन एक्सचेंज एडजस्टमेंट होंगी, या रिफंड ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज वगैरह करके, जिसके वजह से हिस्टोरिकल कॉस्ट चेंज हो गई थी। या क्या होगा? चेंज इन यूजफुल लाइफ, बोलो बेटा। भाई मुझे लग रहा है अब ये 10 साल की एसेट थी, 2 साल चलने के बाद लग रहा है अब ये 8 साल ना चलेगी, ये तो 5 ही साल और चल पाएगी। ऐसा क्यों लगना शुरू हुआ आपको? अरे बोलो भाई, ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया, ज्यादा नॉलेज हो गई, ज्यादा समझ हो गई, जिसके वजह से अब मैं ज्यादा बेहतर एस्टिमेट कर पा रहा हूं। ऐसे ही चेंज इन स्क्रैप वैल्यू, बोलो बेटा। ये सब कर लिया हमने कि नहीं किया? और यहां पर चेंज इन यूजफुल लाइफ और चेंज इन स्क्रैप वैल्यू को मैंने क्या नाम दिया था? चेंज इन, इन्हें बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। भाई साहब अकाउंटिंग एस्टीमेट ही चेंज हो गया। ये डिफाइन किया हुआ है AS5 में। AS5 का नाम है नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। वहां पर इसे बताया हुआ है। फिलहाल आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दीज आर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। अब क्या हुआ इसके बाद? ये सब कुछ हम कवर कर रहे हैं एज पर AS10। अब क्या हुआ इस बार? चेंज हो गया इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मेथड ही चेंज कर दिया। क्या हुआ सुनो, अब नया टॉपिक आज का। एसेट की कॉस्ट थी 1 लाख, डेप्रीसिएशन लगा रहे थे 10%। एसएलएम मेथड से डेप्रीसिएशन लगा रहे थे 10% एसएलएम मेथड से। जी तो यहां पर अगर बात करें 10% एसएलएम से डेप्रीसिएशन तय हुआ था, तो बेटा 10,000 का डेप लग गया। कितनी वैल्यू बची? 90,000। फिर अगले साल डेप्रीसिएशन लग गया 10% एसएलएम से, बेटा कितना रहेगा? 80,000। फिर से थर्ड ईयर में
डेप्रीसिएशन लगा चुके हैं आप. नाउ इन द 4th year द कंपनी डिसाइडेड टू चेंज द मेथड. कंपनी ने कहा नहीं भाई, अब 10% तो ठीक नहीं है. वी वॉन्ट टू चेंज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन फ्रॉम 10% SLM to let's say 15% WDV मेथड. हम ये करना चाहते हैं. ठीक बेटा, किस मेथड पर आ गए? ये आ गए कि नहीं आ गए? यही बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर एग्जाम में कुछ पूछेगा, बड़े क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, 12 नंबर 16 नंबर में, या तो सेल परचेज की बात करेगा, सिर्फ खरीदी फिर बेच दी, फिर एक खरीदी फिर एक और खरीदी, फिर सेकंड वाली बेच दी एंड सो ऑन, या बात करेगा चेंज इन मेथड की. बड़े क्वेश्चंस की अगर बात करें तो खैर, तो ये जो मेथड चेंज हुआ, अब मैंने यहां पर कहा जी मेथड चेंज करना चाहता हूं, ट्रीटमेंट क्या होगा ये तो बात की बात है. मैंने कहा अनुमति तो ले लूं पहले. मैं पहुंचा बेटा AS6 के पास. मैंने AS से कहा, मैंने कहा सॉरी AS10 के पास. मैंने AS से कहा AS जी मैं मेथड चेंज करना चाहता हूं, क्या मैं मेथड चेंज कर लूं क्या? बोला पहले कौन सा मेथड था? मैंने कहा पहले 10% SLM था. नाउ आई वांट टू स्विच फ्रॉम 10% SLM टू 15% WDV. क्या मैं कर सकता हूं? यस सर. तो पूछ रहा हूं अभी AS से. मैं आपको क्या पता, मैं बताऊंगा, सुनो मेरी बात. मैंने AS से पूछा, मैंने कहा AS जी क्या मैं मेथड चेंज कर लूं? AS ने कहा अच्छा मेथड चेंज करना चाहते हो, मेथड चेंज करना चाहते हो तो इसका मतलब यह है पहले आपकी पॉलिसी थी 10% SLM, अब आपकी पॉलिसी है 15% WDV. अच्छा, आप पॉलिसी चेंज करना चाहते हो. लेट्स टॉक इन वाइडर सेंस. आप पॉलिसी चेंज कर, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना चाहते हो. मैंने कहा आप ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझ लो, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना चाहते हैं. तो AS10 ने क्या कहा? AS10 ने कहा भाई अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में तो AS1 में लिखा हुआ है, वहां जाकर देख लो वो क्या कह रहे हैं. जो वो कहेंगे वही बात हम मान लेंगे. बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यहां पर ये क्या था? अरे बोलो भाई, ये क्या था? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एज पर AS5 काम किया. ये क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग. ये है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS1. ये AS1 में लिखा हुआ है. अब बताओ बेटा मैं कहां पहुंच गया? मैंने जाकर AS1 का दरवाजा खटखटाया. मैंने AS1 से पूछा, बोला जी कैसे आना हुआ आपका? मैंने कहा जी AS10 है, उन्होंने भेजा है आपके यहां कि मैं आपसे पूछ लूं मेथड चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. बोला कर सकते हो, आप पॉलिसी चेंज कर सकते हो, लेकिन कंडीशनल यस है. कंडीशनल यस है. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ AS ने यह जवाब दिया चेंज इज अलाउड इफ. ये इफ का मतलब क्या हो गया बेटा? बोलो बेटा. शर्तें जोड़ दी इसमें और यहां लिखा हुआ है और बताओ क्या मतलब हुआ इसका? भाई 3 शर्तें हैं, 3 में से कोई एक पूरी कर दोगे तो हम आपको पॉलिसी चेंज करने की अनुमति दे देंगे. पॉलिसी चेंज मतलब डेप्रीसिएशन का मेथड चेंज करने की अनुमति हम आपको दिलवा देंगे. मैंने कहा बताओ जी शर्तें क्या हैं? शर्तें बताओ, वो भी सुन लेते हैं. चेंज इज अलाउड इफ
इट रिजल्ट्स इन, थर्ड पॉइंट लिखते हैं इसको, इफ रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट। स्टैट्यूट क्या होता है बेटा? लॉ। अगर कोई लॉ कह रहा है आपको कि मेथड चेंज करो, मेथड क्यों चेंज करना चाहते हो, मुझसे पूछा, मैंने कहा जी वो कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आई है। ऐसी फर्जी बात कर रहा हूं मैं? कंपनीज एक्ट वाले कह रहे हैं कि मेथड चेंज करो सर, तो इसलिए मेथड चेंज करना है, कर लूं क्या? जानते हो सुनते ही क्या किया AS1 ने? बेटा AS1 ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया अपना, बोला लॉ कह रहा है, कंपनीज एक्ट कह रहा है, उनका दर्जा तो हमसे बहुत ऊपर है, अगर वो कह रहे हैं तो हमें भी एतराज नहीं है। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अगर कोई लॉ कह रहा है मेथड या पॉलिसी चेंज करो तो आप कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। या और, बेटा और समझ में आता है ये? बोलो बेटा। या तो ये वाली शर्त पूरी हो जाए या दूसरी शर्त, फॉर compliance with any other accounting standard। एएस ने पूछा कोई लॉ, मैंने जी लॉ तो कुछ नहीं कह रहा, लॉ तो साइलेंट है इस बारे में, तो क्यों चेंज करना चाहते हो? मैंने कहा जी एक एएस आया है नया, एएस 35, कोई एएस नहीं है ये, एएस सिर्फ 29 तक है, फर्जी स्टोरी बता रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। एएस 35 आया है और वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल है, और वो कहता है कि मुझ जैसी एंटरप्राइज को डेप्रीसिएशन WDV से लगाना है, इसलिए मेथड चेंज करना चाहता हूं। जानते हो AS1 ने क्या कहा? अच्छा 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 अच्छा, बड़े भैया कह रहे हैं हमारे, बोलो बेटा। बेटा समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही है? ये लॉ क्या था? लॉ तो था बेटा पिता समान। बेटा समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही है? और बेटा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपस में क्या है? भाई बहन है। क्लियर है बात? लेकिन अगर कोई दूसरे भैया कह रहे हैं हमारे, तो ठीक है, हमें भी एतराज नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। बेटा क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? दो शर्तें समझ में आई, या तो कोई लॉ कह रहा है चेंज करने को तो कर लो, ये आया हुआ क्वेश्चन, यही कंडीशन पूछी थी उसने, या तो लॉ कह रहा है तो चेंज कर लो, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है तो चेंज कर लो, या इफ it results in better presentation and preparation of financial statements। अब ये क्या कहानी लिखवा दी, सुनिए। एएस ने पूछा भाई मेथड क्यों चेंज करना है, कोई लॉ कह रहा है? मैंने कहा नहीं, लॉ तो कोई नहीं कह रहा। अच्छा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है क्या? मैंने कहा नहीं, वो भी नहीं कह रहा। तो क्यों करना चाहते हो चेंज? मैंने कहा जी मेरा जो बिजनेस है ना, मुझे लग रहा है उसमें जो एसेट्स हैं उसके लिए एसएलएम ठीक नहीं है। मैंने शुरू में गलत पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी और मेरे उससे रिजल्ट्स भी ज्यादा ट्रू नहीं आ रहे। बोला अच्छा फिर देखो, अगर मैं मेथड चेंज कर दूंगा तो मेरी किताबें ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन देंगी। अब ये पूरा सब्जेक्टिव मैटर है, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि भाई पहले करता तो ये खामियां थी, अब करूंगा तो देखो ये फायदे हैं, या ये ज्यादा बेहतर है इसके मुकाबले। आप प्रूव करते रहो, दलील देते रहो, एस मान गया कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप में आपस में मतभेद या आपस में डिस्कशन चलता रहेगा जब तक एक पॉइंट पर नहीं पहुंच जाओगे। मुझे उससे कोई खास मतलब है नहीं। क्या ये 3 पॉइंट समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं? बोलो बेटा फटाफट से। कौन से 3 पॉइंट है? पहला, लॉ कहे तो चेंज कर लो, फॉर कंप्लायंस विद एनी अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये 3 पॉइंट लिखे हैं AS1 में।
कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज अलाउड इफ ये 3 शर्तें पूरी हो जाएं। अब बार बार कोई AS10 के पास जाता था, मेथड चेंज कर लूं, वो AS1 पर भेज दिया करता था। भाई उनसे पूछो अकाउंटिंग पॉलिसी। अब AS ने क्या किया जानते हो? AS ने तीनों पॉइंट कॉपी करके AS10 में ही डाल दिए। आए कहां से हैं ये? AS1 से। लिखा क्या यहां पर? यहां लिखा चेंज इन मेथड इज अलाउड। बेटा समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ AS1 में क्या लिखा होगा? चेंज इन अकाउंटिंग। वो वाइडर टर्म है, अकाउंटिंग पॉलिसी में सारी बात आती है। तो जब किसी AS में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी, जानते हो क्या करेगा? AS1 से 3 पॉइंट उठाएगा, वहां कॉपी कर देगा। बेटा समझ में आ रहा है? बोलो। तो ऐसी बनते हैं लॉ। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, दीज आर रेड एज इक्विवेलेंट टू लॉ। जैसे लॉ पढ़ते हो ना आप, एक एक वर्ड का मतलब होता है अलग अलग, ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी लॉ की तरह से ही इंटरप्रिटेशन होता है। सी इंटरमीडिएट में पहले ही बताया मैंने, अब कुछ कोर्स में है ही नहीं सिवाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। वापिस आइए। तो आई होप ये बात समझ में आ गई। बात बेटा सिर्फ आपको थ्योरेटिकली याद रखनी है। 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी हो जाए तो हम आपको अलाउ कर देंगे। वापस आओ क्वेश्चन पर। लो जी, प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई थी। तो वी वांट टू चेंज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन। मैंने AS से पूछा, AS10 से मेथड चेंज कर लूं क्या? बताओ AS ने क्या कहा होगा? कर सकते हो अगर एक शर्त कोई पूरी हो जाए। कंडीशनल यस बोलते हैं इसे, आउटराइटली यस नहीं बोला। शर्तें हैं, कुछ शर्तें हैं, उनमें से कुछ पूरी कर लोगे तो अलाउ कर देंगे। मैंने कहा शर्त पूरी कर ली, अब बताओ आगे क्या करना है। यानी मैं अनुमति तो ले आया, मेथड चेंज करने की। पॉइंट आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, किताबों में क्या करें, किताबों में क्या करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका। if there is any change in method of depreciation, then the change has to be applied with retrospective effect. कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। सॉरी क्या बोला मैंने? अरे गलत बोल दिया। विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? करंट डेट। यही तो करते आ रहे हैं सब में। अरे नया बता ही क्या दिया मैंने आपको? सब में यही तो करते आ रहे हैं। इसमें भी यही किया, इसमें भी यही किया, इसमें भी यही किया। AS भी यही बोल रहा है कि जी छोड़ो ना, जो हो गया सो हो गया। बताओ किताबों में आज वैल्यू कितनी है? बेटा बोलो कितनी है? नया मेथड क्या चाह रहे हो? 15% WDV चाह रहे हो? जो हो गया सो हो गया। आज से डेप्रीसिएशन 15% लगाना शुरू कर देना, काम खत्म है बस। हाँ बस। पहले प्रॉब्लम थी, पहले वो बोले या ना बोले क्या करना पड़ता था पता है? क्या करना पड़ता था? सुनो, वो काम आएगा इसलिए बता रहा हूं मैं। अभी मैं बताऊंगा क्यों काम आएगा। सुनो पहले क्या होता था। ये हमारे पास एसेट अकाउंट है, मशीन अकाउंट है। बैंक कितने की खरीदी थी बेटा? अरे बोलो भाई, 1 लाख की। डेप लगाया कितना? वैल्यू कितनी बची? वैल्यू कितनी बची? 90,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय। फिर डेप लगाया कितना? 10,000। वैल्यू कितनी बची? वैल्यू बची बेटा 80,000। फिर डेप लगाया कितना? 10,000। और बेटा यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फिर से 80,000 था और वैल्यू कितनी बच गई? 70,000। नाउ इन द करंट ईयर
इस साल में आप मेथड चेंज करना चाहते हैं, मेथड चेंज करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप मेथड चेंज कर दो। और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या कहता है बेटा, आपसे चेंज कर दें, आज नया मेथड लगा दो, खत्म कहानी। यानी क्या हो जाएगा, बाय डेप्रीसिएशन 15% कितना हो गया, 10,500, वैल्यू कितनी आ गई 59,500, बाय बैलेंस कैरी डाउन। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? ये तो हमें अब करना है, पहले बड़ी कठिनाई थी, पहले बड़ी कठिनाई थी। पहले क्या प्रोविजन था, पहले प्रोविजन ये था कि चेंज हैज टू बी अप्लाइड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब बिल्कुल शुरुआत से चेंज करो जी, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, बिल्कुल शुरुआत से सब कुछ चेंज करके लाओ। शुरुआत से चेंज करूं? अब सर शुरुआत से कैसे चेंज होगा? मतलब आप कह रहे हो 15% डेप्थ शुरू से लगा के लाओ, इसको 15,000 करूं? बोलो बेटा 85 बचेगा, उस पर 15% डेप्थ लगाऊं, कुछ और वैल्यू आएगी। लेकिन सर ये तो आपने ही बता रखा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स वंस क्लोज्ड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, इनको चेंज तो कर ही नहीं सकते। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? 3 साल के खाते खोलकर काटा पीटी नहीं कर सकता उनमें मैं, तो क्या करें भाई, क्या करें? एक काम करो, सारा इफेक्ट निकालो और सारा इस साल में डाल देना। जैसे मुझे ये बताओ वैल्यू क्या होती अगर मैं डेप्रीसिएशन लगाता एज पर न्यू मेथड, बिल्कुल शुरुआत से। करवाना जरा बेटा, फालतू की एक्सरसाइज नहीं हो रही है, काम आएगी। ये मत कहना सर अब ऐसा नहीं करेंगे तो क्यों ही करवा रहे हो। बताओ बेटा, कॉस्ट 1 लाख होती, बेटा मदद करो ना, 15% WDV से कितना लगाते, 15,000, वैल्यू कितनी बचती, फिर लगाओ डेप्थ फटाफट से, 15% कितना आएगा, 12,750, कितनी वैल्यू आएगी, 72,250, फिर लगवाओ डेप्रीसिएशन बेटा 15%, 10,838 हो गया। अब ये डेप लगाया तो कितनी वैल्यू है, अब बताओ वैल्यू कितनी, 61,412। ठीक है भाई, क्यों लड़ रहे हो आपस में 50 पैसे के लिए? बेटा ये समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? सुनो अब क्या कह रहा है, ये पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। पहले क्या होता था, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है हमें नहीं पता। आज पॉलिसी चेंज करनी है तो इफेक्ट शुरू से लेकर आओ। इन खातों को मैं खोल सकता नहीं, तो एक काम करो, मुझे बताओ अगर शुरू से डेप लगाते तो आज वैल्यू कितनी होती, कितनी होती वैल्यू जरा बताओ, बोलो बेटा कितनी होती। सर अगर मैं शुरू से ही मेथड चेंज कर देता तो वैल्यू ये होती। अच्छा है कितनी किताबों में, इसको वो बनाओ, सारा क्यूमुलेटिव इफेक्ट आज ले लो, घटा दूं बढ़ा दूं, अरे बोलो भाई कितने से, 8588 से घटा दीजिए। लो बेटा देखो मेथड क्या करेंगे, यहां तक ऑर्डिनरी चल रहा था, मेथड चेंज करते ही बाय P&L आज तक का जितना डिफरेंस है 8588 ट्रांसफर टू P&L। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे बताओ फटाफट से, अब किताबों में वैल्यू कितनी है, किताबों में वैल्यू कितनी है, अब यही तो आ गई, बोलो बेटा यही वैल्यू आ गई कि नहीं आई? यानी इंपैक्ट बिल्कुल शुरू से अगर मैं मेथड चेंज करता वही किताबों में इंपैक्ट आ गया कि नहीं आया, बोलो बेटा आ गया। एंड नाउ डेप्रीसिएशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन द रिवाइज्ड वैल्यू। बेटा कितनी वैल्यू है रिवाइज्ड, अब
बेटा यही तो है, लगवा दो इस पर 15% डेप। अब 15% ऑफ 61412 कितना? 92। अब ये बताओ पहले कॉम्प्लिकेशन थी या नहीं थी? बेटा बोलो ना, पहले कितनी कॉम, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 70 चल रहा है, इसी पर आज से मेथड चेंज कर दो, काम खत्म। अब कहां प्रॉब्लम है? अब तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन है क्या, इसमें उसे मजे नहीं आते। बोला इसमें क्या ही पूछूं, बच्चों से आराम से कर जाएंगे और मेरी झंड सी हो जाएगी। मैं बच्चों को परेशान करना चाह रहा हूं और ये तो ऐसे ही मेरे मुंह पे मार जाएंगे। लो हो गया क्वेश्चन, 2 पूरे 12 नंबर हमें। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन जो आज भी पूछ रहा है वो अगर कुछ ना बोले मेथड चेंज कर दो, तो क्या करोगे आप? भाई AS10 कह रहा है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करेंगे, तो हम तो ऐसे ही करेंगे। लेकिन वो मक्कारी करेगा। वो क्या बोलने वाला है? वो बोलेगा कि मेथड चेंज कर दो विद इफेक्ट फ्रॉम फला फला डेट। ये जो डेट होगी जो भी, बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तो मजबूरी है मेरी। अब आप ढिंडोरा नहीं पीट सकते वहां पर, नहीं जी क्वेश्चन गलत है, AS10 तो ये कहता है। वो भी पता क्या बोलेगा? आपका अप्रोच गलत है, 0 नंबर मिलेंगे। बेटा समझ में आ रही है बात, क्यों नहीं आ रही? अब वो बोल रहा करके दिखाओ, तो भाई करना पड़ेगा। हाँ वो कुछ नहीं बोलेगा मेथड चेंज कर दो, तो हम फिर हम क्या करेंगे? फिर हम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन होंगी तो मुझे ये करना पड़ेगा, और 70% चांस है कि इंस्ट्रक्शंस ऐसी होंगी, क्योंकि मेहनत तो इसी में करवाएगा आपसे, इसमें मेहनत है ही नहीं कुछ। इसके 12-15 नंबर तो मुश्किल है दे वो आपको। क्लियर है बात? बेटा बोलो। बस इसी की अब प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा बेटा? आओ जरा रीडिंग मारना। आ गई बुक? पहले फटाफट से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, मैंने लिख दिया है उसके बारे में। देखना बेटा पेज नंबर 31 लास्ट में, चेंज इन मेथड। बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लिख लो इसके आगे, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS1। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है एज पर AS1। दिस इज कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS1। आओ जी आओ, आगे आओ। क्या बोल रहा है? डेप्रीसिएशन मेथड शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। भाई एक बार जो आपने मेथड उठा लिया, उसे साल दर साल कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, वही फॉलो करना है। हां, दैट मीन्स यूजुअली प्रीवियस ईयर मेथड शुड बी फॉलोड इन दिस ईयर ऑल्सो। बेटा क्लियर है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस पढ़े होंगे आपने। बेटा क्लास दी थी वो करी कि नहीं करी? बोलो बेटा। उसमें पढ़ाए थे मैंने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। बोलो बेटा। कौन कौन से थे? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। ठीक, ये कंसिस्टेंसी क्या कहता था? कंसिस्टेंसी कहता है यही बात कि रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पॉलिसीज वंस फॉलोड शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। मैंने लास्ट ईयर डेप लगाया था WDV पर, इस साल फिर से डेप लगा दिया। लास्ट ईयर डेप लगाया था WDV पर, और मैंने मुंशी जी चेंज कर दिए। पुराने मुंशी जी रिटायर हो गए, नए मुंशी को पकड़ लिया मैंने। अब वो मुंशी जी ने किताबें देखी पिछले साल की और मुझसे आकर पूछ लिया, बेटा सर इस साल डेप्रीसिएशन कौन से मेथड से लगाएं? बेटा बताओ क्या करेंगे? जानते हो मैंने क्या किया? मैंने बेटा उसके ऊपर मुंह पर AS1 देकर मारा। मैंने इसे पढ़ो जाकर। बोला सर कौन सा पन्ना पढ़ना है? बोला इसमें एक पन्ना है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का। अच्छा सर उसमें कौन सा पैरा है? सेकंड पैरा है उसमें, जिसमें लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी के बारे में, कि एक बार जो पॉलिसी फॉलो हो गई
कंसिस्टेंटली वही फॉलो होगी। अजम्पशन है, पूछने मत आना मुझसे। गोइंग कंसर्न क्या है? अजम्पशन ही तो है। आप जो भी अकाउंटिंग करोगे ये मानते हुए करोगे कि बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इनडेफिनिट पीरियड इन फ्यूचर। बोलो बेटा हाँ। पूछने मत आना। मुंशी जी ना पूछने, सर अभी कितने साल और चलेगा बिजनेस सर आपका? चमाट पड़ेंगे 3, कितने साल और चलेगा? भैया फंडामेंटल अजम्पशन क्या है? बोलो भाई कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इनडेफिनिट पीरियड इन फ्यूचर। बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। वो अलग बात है कल कोई बंद हो जाए, वो अलग बात है। भाई घाटा हो गया, नुकसान हो गया, आग लग गई, भूकंप आ गया, बम गिर गया, कल कोई बंद हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन मेरी अजम्पशन ये है कि बंद कभी नहीं होगा। ऐसे ही कंसिस्टेंसी क्या बोलता है? अजम्पशन है, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है कि भाई बिजनेस कभी कि एक बार जो पॉलिसी फॉलो कर ली, अडॉप्ट कर ली, वो कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे आप। बोलो बेटा। तो ऐसे ही डेप्थ का जो एक बार मेथड कर लिया, मुंशी जी से कहा मैंने बार बार पूछने मत आना मुझसे। अजम्पशन है, अज्यूम कर लो कि जो लास्ट ईयर था वही इस साल होगा। क्या फुटनोट देने की जरूरत है नीचे? वी हैव फॉलोड सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बोलो बेटा नहीं है जरूरत, नहीं है जरूरत। जरूरत कब पड़ेगी? जब वो फॉलो नहीं होगा। आप सुबह 7:30 बैग उठाया, चलने लगे घर से, क्या रोज बताकर आओगे मम्मी को, मम्मी 8 बजे से क्लास है, क्लास के लिए जा रहा हूं और 1:30 बजे आऊंगा? बोलो बेटा बता के आओगे क्या? नहीं। 7:30 बैग उठाते ही, तैयार होते ही मम्मी ने अज्यूम कर लिया अपने आप, ओहो बच्चा तैयार हो गया सुबह सुबह, आज तो बच्चा पढ़ने जा रहा। अज्यूम कर लिया अपने आप, बच्चा मेरा पढ़ने जा रहा है, बहुत मेहनती है, 2 बजे आएगा। अब उन्हें क्या पता यहां क्या कर रहा है बच्चा? तो बताने की जरूरत नहीं है, मम्मी ने अपने आप अज्यूम कर लिया। लेकिन किसी दिन सुबह 7:30 उठे, तैयार हो गए और 8 बजे निकलने लगे, दिमाग में चल रहा है नहीं आज तो क्लास है ही नहीं, आज तो पिक्चर देखने जाएंगे, आज तो दोस्तों के साथ जरा घूमने फिरने जाएंगे। तो बताओ बेटा, अब बताओगे क्या मम्मी को कि नहीं बताओगे? बताएंगे तो अब भी नहीं सर, बताना चाहिए आपको। बोलो बेटा ये मम्मी क्या है? मम्मी है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और आप क्या हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बताओगे ना। अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर रहे तब तो बताओगे, और अगर फॉलो कर रहे हो, अगर आप क्लास में ही आ रहे हो तो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी दिन कुछ और दिमाग में चल रहा है तो बताओ मम्मी आज क्लास में ना जाऊंगा, आज मेरा क्लास में जाने का मन नहीं है, आज मैं कहीं दोस्तों के साथ ऐश करने जाऊंगा। वो अलग बात है मम्मी क्या करेंगी, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन आपको बताना चाहिए। बेटा बोलो बताओगे ना? बेटा बताओगे? हाँ भी नहीं बोल रहे नलायक। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption if not followed should be disclosed in the financial statements। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप फॉलो कर रहे हो तो क्यों डिस्क्लोज करना? क्यों बताऊं मैं यूजर्स को बार बार कि वही डेप लगाया है, वही डेप लगाया है, वही डेप लगाया है? सबको पता है कि वही डेप लग रहा होगा। हां जिस साल चेंज करोगे SLM से WDV तब डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज कंसिस्टेंसी वाला जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है वो आपने फॉलो नहीं किया। तीसरा कौन सा होता है? सुन लो वो भी हाथ के हाथ। तीसरा कौन सा है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन? अक्रूवल बेसिस। वो क्या होता है? ड्यू बेसिस। मुंशी जी को रखा मैंने, मुंशी जी मुझसे पूछने नहीं आएंगे। सर लास्ट ईयर तो मुंशी जो दूसरे वाले थे ना वो ड्यू बेसिस पर अकाउंटिंग करते थे, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो याद होता है सारी चीजें, वो अक्रूवल की वजह से होता है। तो सर वही करना है क्या? बेटा वही करना है। 2 तरीके होते हैं अकाउंटिंग के, कौन कौन से? कैश और अक्रूवल। हम हमेशा कौन सा फॉलो करते हैं? अक्रूवल। कैश कहां फॉलो होता है? अब बोलो। प्रोफेशनल्स के केस में, एनजीओ नहीं, प्रोफेशनल्स के केस में, ठीक। वहां पर जो रिसीट है वही इनकम मानते हैं। मैं
अपनी अगर अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मैं कैश बेसिस पर करना मेरे लिए उचित है। मेरी फीस 40,000 रुपए है, तो एडमिशन होते ही मैं मान लूं ड्यू हो गई, मिल ही जाएगी 40,000 रुपए, मैं इनकम बुक कर लूं, वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है। तो मैं, मेरे लिए क्या ज्यादा बेहतर है, जितना पैसा आ जाएगा उतनी ही इनकम है, मैं कोई अक्रूवल बेसिस पर आउटस्टैंडिंग इनकम वगैरह ना दिखाऊं तो मेरे लिए उचित है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ठीक है, प्रोफेशनल्स हुए, डॉक्टर्स हुए, इंजीनियर्स हुए, आर्किटेक्ट्स हुए, इन सब के लिए कैश बेसिस पर जितना पैसा आ जाए उतना ठीक। चलिए आ गया ये, तो कहां थे हम? हाँ, मैं कहीं से कहीं पहुंच गया। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, एक वर्ड लिखा हुआ था, वो वर्ड समझाया मैंने आपको, फिर पढ़ो, आप समझ में आएगा। डेप्रीसिएशन मेथड शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई। दैट मीन्स यूजुअली प्रीवियस ईयर मेथड शुड बी फॉलोड इन दिस ईयर ऑल्सो। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन कंसिस्टेंसी है, वहां से उठ के आई ये बात। आगे आओ। बट इन फॉलोइंग केसेस चेंज इन मेथड इज परमिटेड। बेटा कब कब अलाउ कर देंगे? ड्यू टू चेंज इन स्टैट्यूट, लॉ अगर बोले, or comply with any other accounting standard to give a better presentation and true and fair picture of performance and financial position. When method is changed, it should be given. क्या लिखा है? प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या? लिखो उसके ऊपर, फ्रॉम करंट डेट। लिखो बेटा, फ्रॉम करंट डेट। दैट इज डेप्रीसिएशन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द न्यू मेथड फ्रॉम द करंट डेट। सिंपल सी बात है वैसे तो, लेकिन मुझे परेशान करेगा, इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आओ क्वेश्चंस पर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए पहले। 12 पर अभी करके देंगे मुझे आप। 12, अ फर्म परचेज्ड एन ओल्ड मशीनरी फॉर 37,000। बेटा पुरानी मशीनरी खरीदी है, स्पेंड 3,000 ऑन इट्स ओवरऑलिंग, कुछ मरम्मत कराई 3,000 रुपए की। कितने की पड़ी मशीन मुझे ये? 40,000 की। 1 जुलाई 2016, अगले साल के मिड में, ठीक बोल रहा हूं मैं? 2015 की बात है। अगली घटना कब घटित हुई? अगले साल के मिड में एक और मशीन परचेज की 10,000 की। उसके बाद 1 जुलाई 17, अगले साल के मिड में मशीनरी विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 15, किसकी बात कर रहे हैं? 1 की, वॉज सोल्ड फॉर 28,000, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑन द सेम डेट न्यू मशीन, मशीनरी नंबर 3 वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 18। द मशीनरी विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 16, किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड की, वॉज सोल्ड फॉर 2,000। कितनी मशीन बची हुई हैं? एक ही बची, मशीन 3, बाकी सब खरीद बेच कर डाली मैंने उनकी। आगे डेप्रीसिएशन लगाना है 10% एसएलएम से, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक क्वेश्चन में, ये मैं होमवर्क में दे देता अगर यहीं तक की बात होती। लेकिन क्या बोल रहा है? फर्म चेंज द मेथड एंड अडॉप्टेड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, ये भी कर देंगे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही करेंगे, लेकिन उसने मक्कारी क्या कर दी? फ्रॉम 1 जनवरी 2016। आपको बदलाव तो करने हैं, लेकिन कब से करने हैं? 1 जनवरी 2016 से करने हैं। एंड द रेट वॉज इंक्रीज टू 15% पर एनम। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। शो मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years फ्रॉम 1 जनवरी 2015। आप एक काम करिए मेरे लिए, सिंपल खरीद बेच करिए और डेट सिंपल खरीद बेच करिए। पहले मेथड मैं चेंज कराऊंगा, करिए। ऑर्डिनरी सेल परचेज रिकॉर्ड करना शुरू करिए पहले, वो तो ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। करिए शुरू बेटा।
करिए पहले। क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट जुलाई 2018 को जो बेचा है हमने, वहां तक का काम करके दीजिए। फर्स्ट जनवरी 2018 तक का क्वेश्चन बना दीजिए मेरे लिए पहले आप। 18 में मेथड चेंज हो, एक 4,000 का लॉस दिखाएंगे। पूछ रहे हो मुझसे आप? अब मुझे नहीं पता क्या आएगा, देख लो आप। 37,000 रुपए की मशीन थी ना, और उस पर 10% डेप लगाएंगे। 15 का, 16 का, हाँ 40 की है, सॉरी 40 पर 2 साल का डेप लगाइए पहले, 15 का और 16 का, 2.5 साल का लगाइए, बल्कि 30,000 की होगी। ठीक है, फिलहाल तो ये नजर आ रहा है मुझे। करिए इसे फटाफट से।
कुछ खास हाथ आएगा नहीं इसमें आपके, सब आसान है, क्योंकि जब मेथड चेंज, चलो कर लो पहले एक बार, करो अपने आप। पहले आप मेथड चेंज मत करिएगा, बाकी सारा काम कर लें खरीद बेच का, बाकी सारा काम कर लीजिए खरीद बेच का, मेथड चेंज मत करिएगा बस। चार साल के खाते बनेंगे, 4 साल के बनेंगे क्या? 15, 16, 17, 3 साल के तो बनेंगे। 18 में मेथड चेंज हो रहा है। हाँ, अरे 16 से हो रहा है ना, हो तो 18 में रहा है। आप मेथड चेंज भूल जाओ फिलहाल, सिंपल मुझे ऑर्डिनरी सेल परचेज दिखा दो बस, भूल जाओ मेथड चेंज। जहां मेथड चेंज करने की बात कर रहा है वहां भूल जाओ, आप सिंपल ऑर्डिनरी सेल परचेज कर दो, पहले उसी की प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में भी आप सेल परचेज रिकॉर्ड करो पहले, सिर्फ इतना ही करो पहले। चलो आज पहले इतना ही करो, तुम्हें टाइम लगेगा उसमें। सुनिए, आप क्या करिए फिलहाल, आज मैं कुछ और शुरू कर रहा हूं तो टाइम लगेगा मुझे, इतना टाइम है नहीं अभी आप होमवर्क में करके लाइए 11th और 12th क्वेश्चन। कहां तक? अप टू चेंज इन मेथड, यानी सिंपल सेल परचेज रिकॉर्ड करके लाइए, उसके बाद मैं कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक? बेटा सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आप सिंपल क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में फिलहाल सेल परचेज रिकॉर्ड करके आए, इसके आगे की चर्चा कर लो आराम से वर्किंग, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। मेन काम आप करके लाइए, आप चेंज इन मेथड को हाथ मत लगाना, मैं कराऊंगा। और उसके मैंने इसलिए एडिशनल क्वेश्चन और दिए हैं, कल आपको एडिशनल क्वेश्चन का असाइनमेंट भी एक मिलेगा, जिसमें कल वाला क्वेश्चन भी है एक, तो प्रोविजन फॉर डेप्थ वो भी टाइप करवा दिया मैंने, और 4 क्वेश्चन और डलवाए हैं इसी चेंज इन मेथड के ऊपर, ठीक? तो सबको एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ और सुन लीजिए फिलहाल, थोड़ा टॉपिक सुनिए, बस बेटा छोड़ दो उसको, अब घर क्या करना। अब 11th 12th होमवर्क में लिख लीजिए। सुनिए बेटा, मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन की बात कर रहे हैं, तो बड़े सारे मेथड्स हैं। ऐसे ही हमारे पास एक मेथड और है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है ये। एसेट की कॉस्ट थी 1 लाख, लाइफ ऑफ द एसेट इज 5 years, एंड लेट्स से स्क्रैप वैल्यू वॉज 20,000। कोई बताएगा मुझे डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना है? अरे बोलो भाई, डेप्रीशिएबल अमाउंट कुल मिलाकर कितना डेप्रीसिएशन लगाना है? 80,000 का डेप्रीसिएशन कुल मिलाकर लगाना है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये जो डेप्रीशिएबल अमाउंट है, ये जो डेप्रीशिएबल अमाउंट है, ये हर साल कितना कितना राइट ऑफ करना है? एसएलएम कुछ और कह रहा है, डब्ल्यूडीवी कुछ और कह रहा है, और बाकी मेथड्स कुछ और कह रहे हैं। मैंने कहा एक मेथड और है, आप डेप्रीसिएशन लगाइए सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ये क्या हुआ भाई? सुनिए क्या हुआ, कितने साल में डेप लगाना है? जल्दी बताओ बेटा फटाफट से। 5 साल में
डेप लगाना है। अच्छा ये बताओ कुल मिलाकर डेप लगना कितना है? बेटा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर डेप लगना है 80,000। एसएलएम क्या कहता था? सेम डेप लगाओ 5 साल में। डब्ल्यूडीवी क्या कहता था? ज्यादा, फिर कम, फिर उससे कम, और ये जो कम था ये रेट सेम था। एक लाख की एसेट पर फर्स्ट ईयर का डेप कितना होगा? 10,000 होगा कि नहीं होगा? सेकेंड ईयर का डेप कितना होगा? अरे ऐसे ही विजुलाइज करा लो ना। देखो 1 लाख कॉस्ट है, अगर 1 लाख की कॉस्ट है, अगर इस पर 10% डब्ल्यूडीवी, फर्स्ट ईयर का कितना होगा? अगले साल का बताओ 9,000। तीसरे साल का बताओ 8,100। हाँ बोलो। ये बताओ कितना अमाउंट कम हो गया? 1,000 डेप कम लग रहा है, यूसेज भी कम हो गई होगी, बर्डन भी पीएनएल पर कम जाएगा। अब कितना कम लग रहा है? कम तो हो रहा है, कम तो हो रहा है, लेकिन क्या कम का अमाउंट सेम है? अमाउंट सेम नहीं, रेट सेम है। रेट सेम है कैसे? 1,000 में कमी आई, कितनी? 10% की। बेटा हाँ बोलो। फिर कमी आई डेप में, कितने की? रेट तो सेम है, अमाउंट इज नॉट द सेम। बेटा डब्ल्यूडीवी समझ में आ रहा है? डब्ल्यूडीवी को पढ़वा रहा हूं मैं किसी और एंगल से आपको। अमाउंट ऑफ डिप्रीसिएशन जो कम हो रहा है वो सेम नहीं है, लेकिन रेट सेम है। अब ये सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड ये क्या बोल रहा है? बोला देखो डेप्रीसिएशन तो लॉजिकली कम कम ही लगना चाहिए। लॉजिक तो यही कहता है एसेट की वैल्यू, बेनिफिट कम होते जाएंगे साल दर साल, तो डेप्रीसिएशन तो साल दर साल कम ही लगना चाहिए, और वो अमाउंट भी डिक्रीज का सेम होना चाहिए। सर नहीं समझ में आया, सर क्या बोल रहे हो? सुनो, कितने साल में डेप्रिशिएट करना है आपको? आप एक काम करो, आप इस 80,000 को 5 साल में राइट ऑफ कर दो इन द रेशो 5, 4, 3, 2, 1। 5 साल थे ना? बोलो बेटा। तो 5 साल में ही राइट ऑफ कर दो इस रेशो में। बिना कैलकुलेट करे बताओ सबसे ज्यादा डेप यहां पर आएगा कि नहीं आएगा? उससे कम यहां पर आएगा, उससे कम यहां पर आएगा। ईयर्स के डिजिट ही तो हैं ये। सम करना कितना हुआ इसका? कितना हुआ बेटा? 15। एक काम कर रहा हूं मैं, एक काम कर रहा हूं कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, बस बाकी कोई खास ऐसी कोई गलती नहीं हुई मेरे से। 10, 90 वर्किंग इसी हो जाएंगी इसलिए जी। बेटा क्या 90,000 डेप को इस रेशो में राइट ऑफ कर पाओगे? करवाना जरा। अरे करवाओ भाई। 5/15 ऑफ 90,000 हाउ मच? 30,000। फिर बताओ 4/15 ऑफ 90,000 कितना? लो जी, डेप कम होकर आ गया। अगला बताओ कितना आएगा? 18,000 आएगा। उसके बाद बताओ बेटा, और उसके बाद बताओ बेटा, क्या ये डब्ल्यूडीवी जैसा ही ना हो गया? साल दर साल डेप्रीसिएशन कम लग रहा है, फर्क बताओ। ये क्वेश्चन आ चुका है ट्रू फॉल्स में। ये नहीं समझ में आएगा अगर थ्योरेटिकली पढ़ोगे तो। अगर थ्योरेटिकली पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। लेकिन बताओ जरा फर्क क्या है डब्ल्यूडीवी में और सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में? वहां पर भी कम हो रहा है, यहां पर भी कम हो रहा है। वहां पर क्या था? रेट ऑफ डिक्रीज सेम था। यहां क्या है? यहां अमाउंट ऑफ डिक्रीज।
हमेशा 6000 है कि नहीं है? बस खत्म बात, खत्म बात। नाम क्या था इसका? इसका नाम था मेथड का सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। बेटा ठीक है बात, ये ईयर्स के डिजिट 5 साल थे, वो शुरू किया मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उन डिजिट्स का सम निकाला मैंने और मैंने उससे डेप्रीसिएशन तक पहुंच गए। एक काम करिए, इस एग्जाम्पल को एज इट इज नोट कर लीजिए, बुक वाला क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे, फिर इसको नोट कर लो एज इट इज, एग्जाम्पल करो। और क्वेश्चन नंबर बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में, 4th 5th होमवर्क में, फिर 4th 5th होमवर्क में। चलिए इसको नोट कर लीजिए बेटा फटाफट से। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? फटाफट से नोट कर लें इसको। चलिए इसके साथ ही हमारी चर्चा आज की यहां पर समाप्त कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस असाइनमेंट दिलवाऊंगा कल मैं आपको, उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। और चेंज इन मेथड एक ही चीज बची हुई है, रीवैल्यूएशन में 5 मिनट लगेंगे बस मेरे को, ठीक है, लंबा चौड़ा नहीं है। कल चैप्टर अपना वाइंड अप कर लेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।